एक बैग मिलता है और बैग के अंदर एक लाश मिलती है। लाश को दो हिस्सों में काटा गया था क्योंकि लाश पैक होने में थोड़ी दिक्कत पैदा कर रही थी, इसलिए उसके दो टुकड़े किए जाते हैं। अब पुलिस के लिए बड़ा चुनौती भरी बात बन जाती है इसकी पहचान करना कि आखिर ये है कौन। फोरेंसिक टीम को बुलवाया जाता है, पुलिस के आला अधिकारी को बुलवाया जाता है और तभी पुलिस की नज़र पड़ती है उस बैग पर। जो ट्रॉली बैग होता है उस बैग पर एक बार कोड लगा हुआ होता है। बार कोड देख करके एक ऑफिसर ने सहज ही अंदाजा लगा लिया कि इस तरीके का जो बारकोड होता है वो जब कोई हवाई जहाज से सफ़र करता है तो उस दौरान इस बैग की पहचान करने के लिए कि आखिरकार ये बैग किसका है, कहीं खो ना जाए, तो उस पर एक बारकोड लगा दिया जाता है, जिस तरीके से आपको एक फ़ोटो के अंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक ऐसे ही एक बारकोड लगा हुआ था उस पर। अब उस बारकोड को भेजा जाता है चौधरी चरणपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक होता है जो कि लखनऊ में है, वहाँ पर इसको भेजा जाता है ये देखने के लिए, जानने के लिए कि आखिरकार ये देखकर बता सकते हैं कि ये बैग किसका है, इस पर क्या नाम और क्या पता है। जैसे ही उस बारकोड को स्कैन किया जाता है, स्कैन करने के बाद अब उस बैग के मालिक का नाम, पता, उम्र उसकी और उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, साथ ही वो कहाँ का रहने वाला है, उसके गांव का पिन कोड क्या है, एक छोटी से छोटी जानकारी आखिरकार मिल जाती है। पुलिस लगभग 6 घंटे का समय हुआ था उस बैग को मिले हुए। अब 6 घंटे बाद आखिर पुलिस उस पते पर जाती है ये जानने के लिए कि आखिरकार वो व्यक्ति है या फिर नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके बैग का इस्तेमाल कोई और कर रहा हो। जैसे ही पुलिस ने जाकर के दरवाजे पर दस्तक दी, दस्तक देने के बाद बातचीत करती है तो पुलिस को वहाँ पर एक और बैग मिलता है और इस घटनाक्रम का, इस पूरी कहानी का खुलासा हो जाता है। ये कहानी ऐसी है कि इसमें भी एक महिला ने अपने पति का कत्ल कर दिया, वो भी इश्कबाजी के चक्कर में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया, और जिला देवरिया का जो मुख्यालय है वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक थाना लगता है। उस थाने का नाम है थरकुलवा। थरकुलवा थाना क्षेत्र का वहाँ पर एक गांव लगता है पपड़ी छावर, पटकोली। दरअसल यहाँ का एक व्यक्ति है जिसका नाम है जितेंद्र गिरी। जितेंद्र गिरी अपनी गेहूं की कटाई के लिए जो मशीन होती है, कंपाइन मशीन, उसको लेकर के 20 अप्रैल 2025 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास खेत में लेकर के जाता है। जैसे ही उसने मशीन को वहाँ पर ले जाकर खड़ा किया, पड़ोसी का एक खेत होता है और उस पड़ोसी का नाम होता है मदन जायसवाल। मदन जायसवाल के खेत पर जैसे ही नज़र पड़ती है, क्योंकि उसकी गेहूं कट चुके थे, खेत एकदम मैदान सा हो गया था। जब खेत पर नज़र पड़ती है तो देखता है कि वहाँ पर एक ट्रॉली वाला बैग पड़ा हुआ है। उस बैग को वो देखता है, बहुत करीब जाता है उसके पास और करीब जाने के बाद वहाँ से फिर हट जाता है। उसे ये अंदाज़ा लग रहा था कि इसके अंदर कुछ न कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीज़ है, इसको वो अगर हाथ लगाएगा तो उसके हाथ झुलस सकते हैं, वो भी इस परेशानी के जग में आ सकता है। उसने समझदारी से काम लिया और तुरंत ही उसने लगभग 11 या 11:30 बजे के आसपास का वो वक्त रहा होगा, पुलिस कंट्रोल रूम 112 रूम पर फ़ोन लगा दिया। और जैसे ही फ़ोन लगाता है तो फ़ोन लखनऊ जाता है। लखनऊ से फ़ोन जाने के बाद ये एक थाना होता है 69 कुलवा, वहाँ तक सूचना पहुँचती है। वहाँ सूचना पहुँचने के बाद अब पुलिस यहाँ पर सक्रिय होती है और यहाँ पर आ जाती है। अब अरविंद वर्मा, सीओ संजय रेड्डी, एसएचओ, तमाम पुलिस के ताला अधिकारी जो होते हैं, फोरेंसिक टीम, डॉग, सभी यहाँ पर मौके पर आ जाते हैं और मामले की जांच पड़ताल करते हैं। और जहाँ पर जिस जगह पर ये बैग मिला था, उस बैग जगह को चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर जाता है ताकि उससे कोई छेड़छाड़ ना कर सके। जैसे ही सूचना गांव में पहुंचती है, गांव के सैकड़ों की संख्या में लोग, ग्रामीण और काम करने वाले जो आसपास जो काम कर रहे थे, सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिरकार एक बैग मिला है और बैग के अंदर है क्या। जैसे ही एक पुलिस वाला उस बैग को खोलता है, वीडियोग्राफी होती है और जैसे जैसे पता चलता है कि शरीर के 2 हिस्से हैं, आधा हिस्सा नीचे का है और आधा हिस्सा ऊपर का है। अब ये किसका है, कौन है मरने वाला, अंदाज़ा ऐसा लगाया जा रहा था जैसे कि 35 या 38 साल के आसपास की इसकी उम्र रही होगी और उसे किसी बुरे तरीके से काटा गया है। उस ऐसे लगता था जैसे किसी धारदार हथियार से उस पर हमले किए गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपनी बहुत बड़ी दुश्मनी उससे निकाली है। पुलिस वाले मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं और पुलिस ये कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ये पता चले कि ये कौन है, कहाँ से आया है। तभी पुलिस के एक आईपीएस ऑफिसर की नज़र पड़ती है उस बारकोड पर, जो बारकोड
उस बैग जो था, जो डॉली बैग, उस पर लगा हुआ था। उस पर कुछ अंक होते हैं, उस अंकों के माध्यम से पता चलता है कि आखिरकार मामला क्या है। उस पुलिस अधिकारी ने चौधरी चरण सिंह, जो हवाई अड्डा होता है लखनऊ के अंदर, वहाँ पर उस कोड को वहाँ पर भेजते हैं और कहते हैं कि स्कैन करके बताइए, इसके बारे में डिटेल बताइए कि आखिरकार ये बैग है किसका। अभी सिर्फ बैग की तलाशी ली जा रही थी, ये लाश किसकी है और इसकी शिनाख्त बाद में होगी। लेकिन जैसे ही उस बैग के बारे में पता चलता है तो बैग था नौशाद अहमद पुत्र अली मोहम्मद उर्फ 38 साल के आसपास का था वो, और थाना उसका होता है मई और जिला होता है देवरिया और गांव होता है भटोली। ये लगभग शाम 6 बजे के आसपास पुलिस इसी के गांव में, इसी के घर के दरवाजे पर जैसे ही नॉक करती है, खटखटाती है, तो उसकी जो पत्नी होती है वो दरवाज़ा खोलती है। नाम होता है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान उनको मिलती है और उससे पूछे जाते हैं कि क्या बात है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि हमें आपके पति से मिलना है, क्या आप बता सकती हो तुम्हारे पति का नाम क्या है। वो बताती है कि उसके पति का नाम नौशाद अहमद है, उम्र लगभग 38 साल के आसपास है। पुलिस पूछती है कि तुम्हारा पति आखिरकार है कहाँ। तो वो कहती है कि वो रात से गायब है, रात से वो मिल ही नहीं रहे। मैंने सब जगह सभी रिश्तेदारों से पूछताछ कर ली, समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। वो अंदर घर के दहलीज पर खड़ी थी और पुलिस बाहर खड़ी थी। पुलिस वालों ने कोशिश की अंदर बैठ करके आराम से बातचीत करें, लेकिन कई घंटे से लगातार इसी मामले में लगे हुए थे। लेकिन उस महिला ने न तो पानी के लिए पूछा, न अंदर आने के लिए पूछा। तभी पुलिस को कुछ शक होता है। पुलिस जैसे उस महिला से बातचीत करने की कोशिश करती है, वो महिला जोर जोर से दहाड़ी मार करके रोने लगती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे पहले से ही सब कुछ जानकारी है। उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया था कि तुम्हारा पति कहाँ पर है, कहाँ नहीं है। उनको एक सुस्क्रिप्ट मिला है, सुस्क्रिप्ट के अंदर लाश मिली है, लाश 2 टुकड़ों में मिली है, ये नहीं बताया था। उसका आधा हिस्सा अलग है, ऊपर का हिस्सा अलग है। अब जैसे ही इस महिला की बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी, तो पुलिस कहती है कि हमें आपके घर की तलाशी लेनी है, हमें जांच पड़ताल करनी है। जैसे ही पुलिस ने घर की तलाशी लेना शुरू कर दिया, पुलिस को घर के अंदर एक और बैग मिलता है और उस बैग को जब पुलिस देखती है और खोलती है तो उसमें खून लगा हुआ था भारी मात्रा में। अब ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही घंटों पहले का एक गिला उसमें खून अभी पूरी तरीके से वो नहीं सूखा था। तभी पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदल जाता है। पुलिस पूछती है कि तुमने अपने पति को क्यों मारा और कैसे मारा। अब पुलिस के जो सवाल होते हैं वो ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब सामने वाला समझ नहीं पाता, इधर उधर घुमाने की बात करता है और सीधा वो कुछ ही देर के बाद जब पुलिस अपने तरीके से बातचीत करती है तो वो अपने रास्ते पर आ जाता है और रजिया सुल्तान भी पटरी पर आ जाती है। जैसे ही रजिया सुल्तान ने कहानी सुनाना शुरू किया, उसने कहा कि नौशाद जो कि इसी गांव का रहने वाला होता है, जो उसके मामा का बेटा होता है और मैं उसकी बुआ की बेटी हूँ। ये साल 2014 से ही पहले की बात है, जब वो यहाँ आती थी और वो बुआ के घर जाता था, तभी दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। उसे हमारे गांव में आना अच्छा लगता था। वो रहने वाली होती है जिला बलिया का, थाना बेलपरा और गांव पंडरी होता है, वहाँ के वो रहने वाली होती है। जब ये नौशाद अपने बुआ के घर आता था तो उसको अच्छा लगता था और जब भी ये अपने मामा के घर जाती थी तो अच्छा लगता था इसको। इसी बीच में नौशाद ने अपने परिवार वालों से कहा कि रजिया सुल्तान से मैं शादी करना चाहता हूँ। परिवार वाले इनकार करते हैं कि ये क्या उलट पुलट रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दोनों ही जिद पकड़ लेते हैं और साल 2014 में आखिरकार इन दोनों की शादी हो जाती है। जैसे ही शादी होती है, दरअसल जो ये नौशाद होता है ये 3 भाई होता है, एक का नाम गुलशाद, एक का नौशाद और एक का मंसूर गांव से बाहर रहता है। नौशाद जो होता है ये साल 2015 में दुबई चला जाता है नौकरी करने के लिए कंपनी के अंदर, और दिशाद जो होता है इसका बड़ा भाई, वो भी बाहर विदेश में ही नौकरी कर रहा था। आखिरकार परिवार के मर्जी के खिलाफ इन दोनों ने 2014 में शादी की थी। अब घर में खाने के लिए और बीबी का खर्च उठाने के लिए कुछ ना कुछ तो कमाना ही पड़ेगा। ये विदेश चला जाता है, तो विदेश जाने के बाद इसकी जो बहन है, बहन की शादी भी इसी गाँव में हुई होती है। बहन का नाम होता है नूरहाट, जो कि गांव के दूसरे सिवाने पर होती है और ये दूसरे सिवाने पर होता है। इसका गांव में जो घर है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल खेतों की तरफ है। जो पड़ोसी है, शायद ऐसा बताया जाता है कि पड़ोसी से भी बहुत ज़्यादा इनकी बनती नहीं है। और ये रजिया सुल्तान अपने ससुर के साथ ही रहती है। और वक्त अब यहाँ पर आगे बढ़ रहा था। जैसे इस वक्त आगे बढ़ रहा था तो इसका जो भांजा होता है, जिसका नाम रोमान होता है, ये रोमान से कहता है कि जाकर के अपने मामी से बातचीत कर लेना, उसको किसी भी सामान की अगर ज़रूरत हो तो तुम दिला देना।
उसे शहर जाना हो तो तुम शहर जा करके उसके जो काम है उसका काम कर देना। अभी रोमान बहुत छोटा था। अभी जब वो दुबई गया था तो जैसे जैसे रोमान बड़ा हो रहा था वैसे वैसे घर की जिम्मेदारी भी गांव में होने की वजह से वो उठा रहा था। अब वो मामी के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है, करीब इतना आ जाता है कि दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है, इश्क हो जाता है। और इसके पीछे की जो वजह होती है वो यह होती है, दरअसल एक साल में दिन होते हैं 365 और 365 दिनों में लगभग 10 या 15 दिन के लिए ही वो अपने गांव में आता था। बाकी के 350 दिन जो होते हैं वो दुबई में रह करके वो नौकरी करता था, वह पैसे कमाता था, पैसे कमाकर वो भेजा करता था। यहाँ पत्नी के साथ जो रहता था वो 15 दिन होते थे या फिर 10 दिन होते थे। अब वो 10 दिन में पत्नी का भी साथ देता है, रिश्तेदारों के पास भी जाता है, दोस्तों के पास भी जाता है, या फिर पारिवारिक जो कार्यक्रम होते हैं उसका भी वो हिस्सा बनता है। और यहाँ पर यह पता चलता है कि लगभग एक साल पहले कि जो रोमान है उसकी पत्नी रजिया सुल्तान से उसकी बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बन गई थी, दोनों के फिजिकल रिलेशनशिप बन गए थे। रोमान भी जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार होता नहीं है और वो ड्राइवर का काम करना शुरू कर देता है। कोई ट्रक चलाता है या फिर कोई वाहन वगैरह चलाता है, वो उसे भी चलाता है और साथ में घर में मामे के साथ भी वो जब भी मौका मिलता था तो साथ रहता था। और किसी रिश्तेदार को इसकी भनक नहीं लगती है क्योंकि वो घर का परिवार का बालक होता है, सगी ननद का लड़का है जो घर में कभी भी आ सकता है और कोई इस पर रोक नहीं था, टोक नहीं था, शक नहीं था, कोई किसी तरीके का कुछ नहीं था। आखिरकार एक साल पहले ये बताया जाता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट कहती है कि इन दोनों के संबंधों के बारे में परिवार के लोगों को पता चल जाता है और जब पता चलता है तो इस रिश्तों को तोड़ने की, अब इसके घर में रोकथाम करने की पूरी कोशिश की जाती है। पंचायत जब लगती है तो वो अपने बेटी की वजह से, क्योंकि अब उसको एक 8 साल की बेटी भी थी जिसका नाम आतिमा या फातिमा नाम उसका रखा गया था, और अब वो अपने बेटी को नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने इस रिश्ते को बनाकर रखा और अपने पत्नी का ही साथ दिया। रोमान से कहा कि तुम अब घर मत आना। कुल मिलाकर के ये रिश्ता वैसे ही चलने लगता है, लेकिन एक साल जब बीत जाता है तो ये 8 या 9 अप्रैल को फिर से घर अपने वापस आता है और घर वापस आने के बाद आराम से रह रहा था। उसे बताया जाता है कि 22 अप्रैल के आसपास उसको जाना था, लेकिन एक साल पहले ऐसा कुछ हुआ था जिसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाया रोमान, और रोमान ने और उसकी जो प्रेमिका होती है यानी मामी होती है उसके साथ मिल करके कत्ल का पूरा प्लान बनाए। और 19 अप्रैल 2025 की रात में जब खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिला करके दिया जाता है तो रात के 9 या 10 बजे होंगे। जैसे ही नौशाद अहमद ने वो खाना खाया, खाना खाते ही वो मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, उसे होश नहीं रहता। घर के अंदर उसकी बेटी भी होती है, नौशाद के उसके पिता भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं, साथ ही उसके पत्नी भी है। और इसी रात में लगभग 2 बजे के आसपास रोमान जो होता है भांजा वो घर पर आता है और आने के बाद सोते हुए कहीं कुछ भारी वस्तु जिसे कि सिलबट्टा बताया जाता है वो पूरी ताकत से मारता है। हालांकि एकदम जद्दोजहद वो करता है, फाइट करने की कोशिश करता है, मुकाबला करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन नशे में था। दूसरा, उसको कोई भारी वस्तु मारी जाती है, वो बेहोश होकर के गिर जाता है। उसके बाद कुल्हाड़ी से उसको काट दिया जाता है। अब कुछ धारदार हथियार से उस पर लगातार वार किए गए थे। अब जैसे ही वार किए जाते हैं, वार करने के दौरान जब वो मर जाता है, उसकी सांसें एकदम थम जाती है, तब रोमान और उसकी जो प्रेमिका होती है मामी रजिया सुल्तान, फिर वो दोनों मिल करके उसको एक बैग के अंदर पैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बैग छोटा था, उन्होंने सोचा कि 2 हिस्से करेंगे तो आराम से आ जाएंगे, इसीलिए वो पेट की जगह से उसको काट देते हैं, 2 हिस्से कर देते हैं और फिर उस बैग के अंदर पैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बैग का साइज ही छोटा था, आदमी एकदम अच्छा मोटा ताजा था, वो इसके अंदर आ नहीं सकता था। अब उन्होंने उस लाश को आधे हिस्से को पैक करने की कोशिश की ताकि जो ब्लड लगातार बह रहा था उसे निजात मिल सके, और उस बैग को अलग उठा करके रख देते हैं। तभी वो ट्रॉली बैग की याद आती है जो बड़ा सा था, अक्सर वो दुबई लेकर के जाता था और आता था। वो कहती है उसकी पत्नी की, एक काम करो, तुम इसका यूज करो। अब नौमान ने और उसकी जो मामी होती है इन्होंने बड़े बैग का इस्तेमाल किया, उसमें उसको पैक किया, और जब पैक कर रहे थे तो तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं उसके शरीर को, उसके अंदर एकदम अच्छे से पैक करते हैं। इसी बीच में जो रोमान होता है वो अपनी एक दोस्त है जिसका नाम है हिमांशु, उसको फ़ोन करता है और उसको फ़ोन करके उसको गाड़ी लेकर के आने को कहता है, जो कि विशोरी गांव का रहने वाला होता है, विशोरी माफिल का।
उसको वो अब फिर वो बोलेरो कार लेकर के आता है और बोलेरो कार में वो बैग रखा जाता है। अब उस कार को लेकर के वो बैग रखते हैं, उस कार के अंदर बैग में लाश रखी हुई होती है। फिर उसको ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं और 19 तारीख को आसपास झाड़ियाँ थी, अब जहाँ जाए वहाँ खतरा था। आखिरकार करे तो क्या करें। ऐसे चलते चलते लगभग 55 किलोमीटर दूर एक थाना लगता है तरकुलवा, वहाँ पर एक गांव लगता है पकड़ी छापर, पटकोली उसका नाम होता है। ये मदन के खेत में जाकर के उस बैग को फेंक देते हैं। ये सोच कर के आए थे कि शायद अब हम पकड़े नहीं जाएंगे और जब तक ये लाश मिलेगी तब तक लाश की हश्र खराब हो चुकी होगी, पहचान पाना मुश्किल होगा और गांव के घर परिवार के लोग ये सोचेंगे कि नौशाद अहमद दुबई चला गया है। आसपास का कोई शक नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके अंदर जो ट्रॉली बैग होता है, ट्रॉली बैग पर एक बारकोड लगा हुआ था। वो बारकोड जब हवाई यात्रा करते हैं तो उस बैग की पहचान करने के लिए बारकोड लगाया जाता है। उससे आखिरकार कातिल पकड़ा जाता है और जब कातिल पकड़ा जाता है तो पत्नी पकड़ी जाती है। ये दोनों होते हैं जिसमें ये रोमान जो होता है, शायद उसका दोस्त हिमांशु होता है, उसको गिरफ्तार करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं। वो भी देर से पकड़ा ही जाएगा। अब बेटी की चिंता सता रही है कि आखिरकार बेटी कहाँ पर रहेगी। लेकिन जो बेटी की नानी है वो उस बेटी को लेकर के अपने साथ चली गई। जिसकी बेटी ने उसको मारा है उसी की बेटी को वो पालेंगे। अब दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है और आते आपको ये बताना है कि आजकल जो है अवैध रिश्ते बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। बहुत तेज़ी से मतलब कि जैसे कि फैलते जा रहे हैं और इसका परिणाम जो निकल रहा है वो वाकई में बहुत ही बुरा और बहुत ही भयानक तरीके से सामने आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर, ये जो गलत और अवैध रिश्ते बन रहे हैं, इस पर रोकथाम लगना बहुत ज़रूरी है। कानून को इसको बहुत ठोस इस पर कदम उठाने की ज़रूरत है, वरना ये हमारे पीढ़ियों को नष्ट कर देंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।